7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. On 25th April, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी करीबन 2.5 kg की बरामद हुई, कोड नेम सिकंदर. He is basically a junior commissioned officer of Indian Army, सूबेदार सखवंदर, a serving JCU of Indian Army. लोकेशन भेज रहा है. 7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमा खर्च चल रहा है. मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और JCUs. मोदी और उनकी जो नटजी जहनियत की इंतहा पसंद हुकूमत है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने हमला किया है ये सिर्फ मुआहदे पे नहीं है, ये फिर ऐलान जंग है. हम धमकियों से नहीं डरते और हम इकट्ठे हैं. मोदी के टाउट वहाँ से स्टूडियो से बैठकर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम पिंडी से चीखों की आवाजें सुनना चाहते हैं. वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा. कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, MKM नहीं है. इस वक्त हम पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं. अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है. कोई भी मिसएडवेंचर किया गया, दिस टाइम द टी विल नॉट बी फैंटास्टिक. दिस टाइम वी विल गिव यू अ प्रॉपर ट्रीटमेंट. इस वक्त पाकिस्तान इमरजेंसी में है. इमरजेंसी में इमरान खान को क्यों कैद तन्हाई में डाल दिया इन्होंने? इमरान खान किसके लिए थ्रेट है? ये क्या हिंदुस्तान की प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं? मोदी की प्रोटेक्शन के लिए इमरान खान को तन्हाई में डाल दिया. कमेटी बनाकर दोबारा उसके ऊपर बातचीत करके डॉक्यूमेंट डिटेल लेके उसके ऊपर मसले खोल. लेकिन सिंध के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब तक के लिए जो सिंध का जो मसला बना हुआ था उसके ऊपर वो जो लेटर हुआ था वो आज विड्रॉ हो गया. वेलकम टू न्यूज़ वाइज. मैं हूँ आरिफा नूर. नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जो सबसे अहम तरीन खबर है. थोड़ी देर पहले ही DG ISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की. दोपहर से ही बताया जा रहा था कि आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. सबका यही ख्याल था कि इस वक्त जो पाकिस्तान भारत के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल है, बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इंडिया किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेगा, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ ही ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया. तो उसी हवाले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी. शायद ये अंदाज़े गलत तो ना थे, मगर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम कह सकते हैं इससे भी ज़्यादा अहम इंकशाफात किए जो हम या कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था. DG ISPR ने बात यहाँ से शुरू की कि 7 दिन हो गए हैं जो वाक़या हुआ इंडियन हेल्ड कश्मीर में, और उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से अभी कोई भी सबूत जो है किसी किस्म का वो सामने नहीं लाया गया जो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं. और इसके साथ साथ फिर उन्होंने ये कहा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अब आपको सबूत भी पेश कर सकता है कि किस तरह भारत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है. इसके साथ साथ उन्होंने फिर तफसील से बताया कि कैसे 25 अप्रैल को ही जेलम से एक पाकिस्तानी शहरी को पकड़ा गया. उसका नाम मजीद उन्होंने बताया और उन्होंने फिर व्हाट्सएप चैट्स दिखाई, उन्होंने ऑडियोज़ सुनाए जिसमें उन्होंने ये साबित किया कि भारत की जो हाजिर सर्विस फ़ौजी है वो किस तरह मजीद को हैंडल, हम कह सकते हैं, कर रहे हैं. उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि वो कैसे IEDs उस तक पहुंचा रहे थे, और उसको ट्रेन भी उन्होंने किया और उसको इस्तेमाल भी किया टू कैरी आउट एक्सप्लोजन्स इन पाकिस्तान. इसके साथ साथ उन्होंने ये तफसील भी सामने रखी कि किस तरह उसको पैसे भेजे जा रहे थे. ये एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो अभी की गई है. ऑफ कोर्स इट हैज़ कम एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. किसी को इसके बारे में तो मेरे ख्याल में कोई शक या शुबा नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली एक अहम इस वक्त सूरत हाल है. अब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की तरफ से किसी ना किसी किस्म का कोई एक्शन, कोई एडवेंचर ज़रूर होगा. जो इंटरनेशनल मीडिया में स्टोरीज़ भी छपी हैं कि किस तरह दिल्ली में उन्होंने डिप्लोमेट्स को भारतीय हुकूमत ने जो ब्रीफिंग्स भी दी हैं उसका भी जो पैगाम सामने आया है वो ये नहीं था कि उन्होंने वहाँ कोई सबूत पेश किया. ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि जो वाक़या पेश आया, मगर ज़्यादा तवज्जो इसी बात पे थी या फोकस इस बात पे था कि किस तरह माजी में पाकिस्तान ने क्या किया है और उनका इस वक्त क्या इरादा है. पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत इस पर तनकीद भी की जा रही है. अब हम कह सकते हैं चाहे मीडिया हो, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, सबकी तरफ से एक ही
ہم کہہ سکتے ہیں آواز سامنے آ رہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو سب جماعتیں سب اپنے جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ ایک طرف کر کے دے ول بی یونائٹڈ. بٹ آبویسلی اس میں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کیا عمران خان صاحب کو اس وقت جیل سے رہا کیا جا سکتا ہے فار اے میسج آف یونٹی. کچھ ایسے سینیٹرز جو حکومت سے وابستہ ہیں وہ بھی یہ گفتگو کر رہے ہیں, اور آج آف کورس اڈیالہ جیل کے بارے میں وہی تماشا ہوا جو ہم ہفتے میں 2 مرتبہ دیکھتے ہیں. ان سب ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا افضل خان صاحب, ترجمان ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. ہمیں جوائن کیا ہے مہربانو قریشی صاحبہ نے, رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, سیکیورٹی امور پر بہت گہری نظر رکھتے. ویل اسٹارٹ ود اے کامنٹ فرام ہم. ویلکم ٹو دا شو آل آف یو. زاہد حسین صاحب, سر آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ دیکھی ہوگی. سر جب آبویسلی دوپہر سے یہ اطلاع آ رہی تھی کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے, بٹ آپ سر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اپنی پریس کانفرنس میں اس قسم کی تفصیل سب کے سامنے رکھیں گے؟ عارفہ ہاں, یہ لیکن کچھ دنوں سے یہ خبر آ رہی تھی کہ کوئی پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی میں کوئی ایسا جو ہے جو بھارت کا ایجنٹ ہے جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں پکڑا گیا ہے, تو یہ خبر ادھر ادھر گردش ضرور کر رہی تھی. لیکن آج جس تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے وہ میرے خیال یہ کہ کافی بڑی ایک خبر ہے اس لحاظ سے. پہلے بھی اور اس کے بعد میں یہ ایک اسی چیز کا ایک تسلسل ہے, کیونکہ پہلے جو ہے پاکستان بھی کہتا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہاں کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہ راست بھارت ملوث ہے, اور یہ بات کافی دنوں سے چل رہی تھی. اور میرے خیال اس سے پہلے بھی کئی ایسے شواہد پیش کیے گئے تھے, لیکن اب تک کی جتنے بھی ہوئے تھے اس میں سب سے زیادہ جس کو کہا جائے کہ ایک مضبوط جو ہے ایک لحاظ سے پورے کہ کیا ہو رہا تھا, کیسے ہوا تھا, کیسے ٹریننگ دی گئی تھی, اور وہ جو ہے بات سامنے آئی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ایک اہمیت, ایک سب سے اہم چیز اس میں یہ تھی کہ یہ کارروائیاں جو ہیں یا اس کو جو پکڑا گیا ہے وہ پوسٹ جو دہشت گردی کی کارروائی بھارت میں ہوئی تھی اس کے فوراً کشمیر میں ہوئی تھی, اس کے فوراً بعد پکڑا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھارت کی طرف سے اب جو ہے جو کوورٹ آپریشن پہلے بھی جاری تھا وہ اور اس میں شدت آئی. سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے بھارتی حکومت کے اوپر کوئی فرق پڑے گا, کوئی انٹرنیشنل دباؤ, کوئی ڈپلومیٹک پریشر, یا ول دے فیل the pressure of these revelations؟ لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنا کیس پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو اس قسم کے شواہد جو ہے ان کو باضابطہ طور پر تیار کر کے جو ہے ہمیں پیش کرنا چاہیے, جو کہ یہاں پہ بھی ڈپلومیٹک کال ہے اس کے سامنے. اور ابھی تو فی الحال تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اس پہ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا, کیونکہ ابھی صرف ایک پریس کانفرنس کی بات آئی ہے اور بھارت جو ہے اپنے طور پہ تو انکار کرتا رہا ہے. ایک بات بہت اہم ہے جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت بھارت کی تمام تر کوششیں یہ ہے کہ کسی طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرایا جائے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ جو ہے پاکستان میں اس کی طرح ہے. لیکن اب تک جو تو ان بھی شواہد ڈائریکٹ شواہد جو ہے پیش نہیں کر سکیں. یہ خود انڈین میڈیا میں بھی یہ بات آ رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں بات آ رہی ہے کہ صرف ایک کاز تلاش کرنا ہے. اور میرا خیال یہ کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھارت کی اہمیت ہے ایک گلوبل پالیٹکس میں, اس میں ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ کسی طور پہ کوئی شواہد پیش کیے جائیں, بس پاکستان پہ الزام لگا کے اس کے خلاف ایک کارروائی کی جائے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی رانا صاحب, بہت اہم پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی. آپ لوگوں کو تو پہلے سے ہی اس کی کوئی معلومات ہوں گی کہ اس طرح کے نہ صرف آپ کے پاس شواہد موجود ہیں ان کوورٹ آپریشنز کے, بٹ آپ ان کو پبلک بھی کرنے لگے. وائی ڈو کامنٹ آن دا ٹائمنگ, بیکاز obviously بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے یہ آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو گزرے 7 دن ہو گئے, اور جہاں انڈیا نے 1 منٹ یا 2 منٹ بھی نہیں ضائع کیے, الزامات کا رخ جو ہے پاکستان کی طرف کرنے کے لیے 7 دن گزر گئے. اور 7 دن کے اندر جہاں ان کے پاس ایک بوگس بیانیاں پاکستان کے خلاف بنا رہے ہیں, لیکن ایک ایویڈنس بھی وہ نہیں پیش کر سکے.
कोई यानी कि कुछ नहीं, वो ना अपने लोकल मीडिया के सामने और ना दुनिया के सामने, दे कुड नॉट प्रेजेंट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस। और उसके बरक्स आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने इंडिया के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो है वो पर्दाफाश कर दिया। तो मैं समझता हूं कि दिस विल, अभी वैसे ही दुनिया जो है इट इज नॉट बाइंग इंडियाज नैरेटिव, और वो कह रही है कि कोई क्रेडिबल एविडेंस आप लेके आए। अभी इकोनॉमिस्ट में इसी तरह का आर्टिकल आया है कि कोई एविडेंस है तो सामने लेके आए। और वैसे भी देखें, मेरे ख्याल से जो इंडिया का एक हिस्ट्री है इल्ज़ामात लगाने की और फिर शवाहिद ना पेश करने की, तो उनकी क्रेडिबिलिटी अब इट इज़ एट स्टेक। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसने इंडिया का ब्लफ जो है वो कॉल कर लिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो है, और दुनिया के सामने देखें, बात ये ISPR ने आज ये जो एविडेंस है ये नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखी है, तो इट इज अप फॉर स्क्रूटनी। अगर इसको चैलेंज करना है तो कोई चैलेंज कर सकता है। और ये हमने तो UN को भी कहा है कि जाफर एक्सप्रेस के हवाले से हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। आपने उसको क्यों नहीं पब्लिक किया अगर आपके पास जाफर एक्सप्रेस के हवाले से भी कोई क्रेडिबल? देखिए, यूनाइटेड नेशंस को तो हमने ऑफिशियली इस चीज को हमने ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया है, और अगर जरूरत पड़ी पब्लिक करने के लिए तो वो भी कर देंगे, लेकिन इट हैज ऑलरेडी बीन कन्वेड टू यूनाइटेड नेशंस। तो मेरे ख्याल से जहां ये पूरा अब इंडिया के लिए ये एक चैलेंज है, और अगर इंडिया अब स्टूपिडिटी की इंतहा क्रॉस कर देता है और कोई मिस एडवेंचर करता है तो वी आर रेडी। और अगर वो एविडेंस नहीं पेश कर पाता, पाकिस्तान का कनेक्शन जो है इस टेररिस्ट इंसिडेंट के साथ, तो तब भी उसकी सुबकी है। तो आई थिंक इंडिया इज नाउ फेसिंग, और मोदी के लिए बड़ा एक डिफिकल्ट फेज है कि जहां उसने हवाई फायर किए तो अब साबित करे, और अगर कोई मिस एडवेंचर करता है तो वो उस खाई में फिर और ज्यादा घूम जाएगा, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल सही जी। मेहरबानो साहिबा, ऑब्वियसली आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, अब जाहिद हुसैन साहब के कमेंट्स लाना आसान। as part of the opposition, in fact the biggest opposition party, अब बहुत अहम मौका है और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जनरली क्या मौक़िफ़ रहा है, और इस ये जो तफसील अब सामने आई है, आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए, और आप व्हाट इज गोइंग टू बी योर पोजीशन और योर सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट? जी अस्सलाम वालेकुम आरफा, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो पहले दिन से वाज़े रहा है। इस मुल्क में कोई भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं जो कि इस मौजू के ऊपर एक मुत्तफ़िक़ आवाज़ के साथ नहीं बोला। हम इनफैक्ट हम तो चाहते थे, देखना चाहते थे कि हुकूमत की तरफ से एक क्लियर, डिसाइसिव और स्ट्रॉन्ग स्टांस आए। मुझे बड़ी खुशी हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के, उसके अंदर एक ठोस सबूत पेश किए गए जो हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है। आपको याद होगा माजी में 2020 में मेरे वालिद जब वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने UN में भी एक टेरर डॉसियर प्रोड्यूस किया था और शेयर किया गया था OIC के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ और वर्ल्ड कैपिटल्स के साथ, जिसके अंदर यही इंटरसेप्ट से कम्युनिकेशन के, टेरर फाइनेंसिंग और फंडिंग के उसके अंदर शवाहिद थे कि जिसके अंदर हिंदुस्तान मुलव्विस था। बलूचिस्तान में हम तो कहते रहे कि जाफर एक्सप्रेस का भी जो जहां भी ताने बाने मिलते हैं उसको पब्लिक किया जाए, और आज DG ISPR ने जो ठोस शवाहिद सामने रखे हैं, मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो और भी मजबूत हुआ है। हमारी तरफ से अभी भी जहां पे थोड़ी कमी है और जहां पे मैं देखना चाहूंगी, देखिए जब हिंदुस्तान पे बात आती है और पाकिस्तान पे गलत इल्ज़ाम की बात आती है तो उसके ऊपर हर पाकिस्तानी बिल्कुल यकजा होके बोलता है, और इट्स नो डिफरेंट दिस टाइम। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हम देखना चाहते थे कि हुकूमत की तरफ से पहले दिन, नॉट 36 आवर्स लेटर, बट पहले दिन ये मौक़िफ़ आना चाहिए था कि हाउ डेयर इंडिया, हाउ डेयर दे पॉइंट फिंगर्स एट पाकिस्तान किसी भी ठोस शवाहिद के बगैर। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने अकेडमी काकूल भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने खड़े होकर एक ऑफर दी प्रोब की, हालांकि उन्हें डिमांड करनी चाहिए थी प्रोब की। पाकिस्तान को पहले दिन ही डिमांड करनी चाहिए थी हिंदुस्तान से कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करे और सबूत सामने लाए। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आपने भी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में हम सब ने पढ़ा है, जिसके अंदर वो हवाला देते हैं कि इंडिया में डिप्लोमेटिकली एक्टिविटी तो बहुत है, वो इंगेज कर रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स को। 100 से ज़ायद ममालिक जो हैं वो फॉरेन ऑफिस से अंदर बाहर हो चुके हैं, उनके जो सफ़ीर हैं, मगर दे आर नॉट कन्विंस, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं दिया,
पास्ट पैटर्न्स पे वो बात करते रहे हैं। इसके बरअक्स पाकिस्तान जिसके पास ठोस शवाहिद है, पाकिस्तान जिसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है कि जिसके लिए कोई शवाहिद नहीं पेश किए गए, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली हमारे जो वजीर खारजा हैं वो इतने एक्टिव नजर नहीं आते। इनफैक्ट जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, इसाक डार साहब, सारे सीनियर मिनिस्टर्स बैठे थे, उसके अंदर उनकी गैर संजीदगी वाजे हो रही थी, वहां पे जुगतें हो रही थी, हालांकि मुल्क एक क्राइसिस के सामने खड़ा है। तो आई होप कि आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत को हम देखेंगे कि वो एक्शन में आए। एंड वन लास्ट सेंटेंस आई लाइक टू ऐड हियर, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम पाकिस्तान में यूनिटी पैदा करें, और ये हो सकता है। अब आज हमने जो देखा अडियाला के बाहर मनाजिर, वो आज नहीं होना चाहिए था। आज आप एक्सेस देते खान साहब की जमात को उन तक, आपको वहां से भी यही एक यकजा मुस्बत कमेंट आता और उससे पाकिस्तान में मजबूती पैदा होती, एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनता ऑफ यूनिटी व्हिच इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। बिल्कुल ठीक। राना साहब, आपने सुनी मेहरबानो साहिबा की बात, वो कह रही थी कि आप लोगों की तरफ से ज्यादा सख्त हुकूमत की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए था। प्लीज कमेंट ऑन इट। आई कम बैक टू दैट अर्लियर क्वेश्चन कि आप हुकूमत को, हमें लग रहा है ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज भी जिस तरह की गुफ्तगू की, कि आप लोगों को खदशा है कि इंडिया की तरफ से कोई एडवेंचर होगा, क्या कोई एविडेंस है? यू नो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखें, ऑब्वियसली ये जो पूरा इन्होंने ड्रामा रचाया है और इसको जो विच हैज़ नॉट गॉन देयर वे, बाय द वे, जो इन्होंने ड्रामा रचाया और इनका ख्याल था कि इनका प्रोपोगेंडा बिकेगा। आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया को कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी बैन किया गया क्योंकि वो उनके प्रोपेगेंडा को बस्ट कर रहे थे। और बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी देखती है हकायक जानने के लिए, और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए और उनका मीडिया भी इसको चैलेंज कर रहा है, उनके लीडर्स भी चैलेंज कर रहे हैं, अपोजिशन भी चैलेंज कर रही है, और उसके जवाब नहीं है इंडियन हुकूमत के पास। तो ये जो मोदी सरकार है, एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट, और वो अपनी लोकल सियासत या लोकल अपनी ऑडियंस को, Where are you expecting it, sir? देखें इन्होंने पिछली दफा भी एक जाली जो सर्जिकल आप स्ट्राइक LOC पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल बॉर्डर पे कर रहे हैं, आप स्ट्राइक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप यू नो एयरफोर्स का इस्तेमाल। मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी जो नेवी है और पाक आर्मी जो है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन उनका, और जो है उनकी मूवमेंट्स को भी हम अभी डार साहब ने भी कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं, बिल्कुल, तो वी आर रेडी। अब अगर वो कोई मिस एडवेंचर करते हैं, इट विल बी इन द रिस्पॉन्स विल बी इन सेकेंड्स। दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्रेपरेशन। तो ये देखें, ऑब्वियसली ये जब तक ये एक तो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इंडिया के हवाले से कि लोग उनको कह रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारी तैयारी पूरी है और एक्सपेक्टेशन जो है वो मोदी सरकार से कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगले जो चंद घंटों के अंदर जो ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो और उनका मोमेंटम तोड़ देगी, उनके प्रोपेगेंडा का मोमेंटम और टूटेगा। और वो जो सवाल है, मेहरबानो साहिबा कह रही हैं कि आप लोग डिप्लोमेटिकली, आपका इट वाज नॉट एग्रेसिव इनफ। आई वुडंट लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट। देखें, बजाय कि हम आपस में जो है वो बैक एंड फोर्थ करें, द रिस्पॉन्स हैज बीन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, और हमने बड़ा सॉलिड रिस्पॉन्स दिया है, और हम ये समझते हैं कि डिप्लोमेटिकली इंडिया जो है वो बैकफुट पे इस वक्त, क्योंकि दुनिया उनके नैरेटिव को नहीं मान रही और कह रही है कि एविडेंस है तो एविडेंस लेते हैं। मेहरबानो साहिबा, राना साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट का रिस्पांस है, कोई उसमें कमी किसी किस्म की नहीं थी। मेरे ख्याल में अगर जब एक कॉन्क्रीट इस तरह की सलाह दी जा रही है जिससे बेहतरी आ सके, उसको संजीदा लेना चाहिए है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आज आपने देखा कि UN में इंडिया ख्वाजा आसिफ साहब के ही दिए गए इंटरव्यू का हवाला दे के पाकिस्तान को लेकर ये कहता रहा कि इनके तो वज़ीर दिफा ने खुद ये वाज़े कर दिया कि ये टेररिस्ट को ट्रेन करते रहे हैं पिछले 30 सालों से।
تو میرے خیال میں ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا جو حکومت کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, جہاں پر کمزوریاں ہیں. دیکھیے اپوزیشن کا تو یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریاست کو مضبوط کرے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ کہاں پر کمزوریاں ہیں, آگے اس پہ عمل درآمد کرنا ان کی بات ہے. دوسری طرف میں یہ بھی کہتی چلوں کہ ان کے پاس آج ایک بہت اچھا موقع ہے. میرے خیال میں اگر جنگیں لڑی جاتی ہیں تو قومیں لڑتی ہیں, قومیں تب ہوتی ہیں جب وہ متفق ہوتی ہیں, جن میں اتحاد ہوتا ہے. ایک جماعت کو جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, جو کہ پارلیمنٹ میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے فارم 47 کے مطابق بھی, اس کو انگیج نہ کر کے اس کے لیڈر کو, اور وہ لیڈر جو جب وزیر اعظم تھا, اگر آج انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان بلنک نہیں کرے گا, وہ اس لیے کیونکہ پلوامہ کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان تھے انہوں نے دو ٹوک لفظ میں تب اپنا موقف پیش کیا, and we did not blink, and India knows that, and that is what is keeping India at bay. Today that man, that prime minister should not be isolated. ان کو ان کی بہنوں سے ملنے دیا جانا چاہیے تھا, اور ان کی جماعت کو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو یہاں ٹوک رہی ہوں, because I want to first bring up the خواجہ آصف صاحب کا پوائنٹ. سر انہوں نے یہ پریس کانفرنس انٹرویو دے رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا کو, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 30 سال امریکہ کے لیے یہ کام کیا, ڈرٹی ورک اور ڈرٹی وار ہی کالڈ اٹ. دیکھیں انہوں نے اٹ واز اے سارکاسٹک کامنٹ آن دا کوسچن آسکڈ. جو کوسچن تھا وہ لوڈڈ سوال تھا, اور انہوں نے وہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. بات یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوویتس کے ساتھ جو ہے ہم نے امریکہ, وی ہیڈ امریکن سپورٹ, اور انہوں نے مجاہدین کو سپورٹ کیا, اور وہی مجاہدین کو پھر انہوں نے دیکھیں انہوں نے وہ سارکازم تھا نا, وہ اٹ واز انہوں نے اس میں سارکازم ڈالا, اور انہوں نے امریکن جو پالیسی تھی یا جو برٹش پالیسی تھی اس کو چیلنج کیا. تو وہ میرے خیال سے یہ اس طرح یہی کچھ رہ گیا انڈیا کے پاس کہ وہ اسی طریقے کی ہاف کوکڈ اور ہاف بیکڈ چیزوں کو وہ لے کے آ رہے ہیں, لیکن سالڈ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر وہ ہم پورا انٹرویو وہاں پیش کر دیتے تو وہ چیزیں کلیئرٹی ہو جاتی. تو میرے خیال سے واٹ خواجہ آصف صاحب said was absolutely correct. The way he said it could have been said better, but جو وہ پوائنٹ جو ہے I'm sure آپ بھی اگری کریں گی کہ ہمیں جو جہاں ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر فرنٹ لائن پہ ہم کھیلے اور وار آن ٹیرر تھا یا وہ اور بھی چیزیں تھیں, تو وہاں پھر ان کو کم از کم ویسٹرن میڈیا کو ایسے سوال ہمیں نہیں پوچھنے چاہیے جس طرح کا خواجہ آصف صاحب سے پوچھا. عمران خان صاحب کے اوپر بات کر دیں because وقت کم رہ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو پوائنٹ ریز کیا جا رہا ہے ہی از کنوکٹڈ, اور وہ اس کو جو ہے اس وقت اب فورن ان کا آبویسلی دل ہے کہ ان کو ہر اینگل میں اور ہر کانٹیکسٹ میں ڈالیں, لیکن اب نتھنگ ایلس ضرورت ہے. You should call an APC and you should take him on board and that would show your maturity. I don't think so. دیکھیں یہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں وہ خان صاحب کو کسی طریقے سے جیل سے باہر نکال کے کوئی پلیٹ فارم مل جائے. پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہے, بٹ ان کے اپوزیشن لیڈر دیکھیں پی ٹی آئی, ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر ہے, پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری ہے, پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے, تو یہ کہنا کہ جس بندے کو سزا ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ مہربانو صاحبہ کو وقت. جی مہربانو صاحبہ آپ نہیں دیکھیے عارفہ یہ اس وقت جو بھی کہیں آپ یہ سب کوئی جانتا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے نام کا پڑا ہے. پارٹی کا لیڈر آج بھی عمران خان ہے. ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ جب انہی کے وزیر اعظم صاحب کا نواز شریف صاحب بھی کنوکٹڈ تھے. کنوکشنز اوور ٹرن ہوتی ہیں جس دن عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کام کریں گی. یہ کنوکشنز جو ہے یہ کسی ٹھوس شواہد پہ نہیں آئی ہیں, تو اس کو رہنے دیجئے. بات کریں, دیکھیے آپ سیاسی پختگی کا مظاہرہ کریں, آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, آپ اپنے ایگوز کو سائڈ پر رکھیں. اگر آپ آج پاکستان کو آگے رکھتے ہیں, آپ پاکستان کو اول رکھتے ہیں, تو آپ ضرور یقیناً اگر آپ میں خوف نہیں ہے, اگر آپ اپنے خوف سے ہٹ کے سوچیں گے تو آپ ضرور ایک اے پی سی کال کریں گے اور اس کے اندر آپ عمران خان صاحب کا موقف لیں گے. اس سے پاکستان مضبوط ہوگا اور آپ کا ہاتھ مضبوط ہوگا. آپ اپنے خوف سے ذرا باہر آئیے. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ. ہمارے دو مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. وہ کون تھے جو آئی ایم ایف کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام اپروو مت کریں؟ آج نہ صرف ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور تمام عالمی ادارے وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم شکست و ریکس سے نکل کر استحکام کی طرف جا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کا. ایک تو اب
बहस जो है अभी से शुरू हो गई है कि आने वाले जो बजट होगा उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, क्या टैक्सेस होंगे, किस किस्म का बजट सामने आएगा। और दूसरा ऑफ कोर्स IMF से पाकिस्तान के ताल्लुकात, खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो IMF की तरफ से हमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक $70 करोड़ मिलने की रकम है जो मिलनी है, उस हवाले से जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास 9 मई को होगा और इसी में इस सारे मामले को देखा जाएगा। अगर इजलास में फ़ैसला हो गया तो 12 मई तक ये रकम जो है ये पाकिस्तान को मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। कहा जा रहा था कि जो स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं IMF वर्ल्ड बैंक की, उनमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में भी ख़िताब किया, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ज़िक्र किया, माइन और मिनरल बिल पे उन्होंने गुफ्तगू की। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली खिज़र, सहाफ़ी हैं, मुआशी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो अली खिज़र साहब। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये जो औरंगज़ेब साहब गए हैं मीटिंग्स के लिए, ये कितना अहम है? क्या ये जो IMF की, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स होती हैं, इनमें हमारे वज़ीर ख़जाना की शिरकत क्यों ज़रूरी होती है? देखिए जी, ये IMF वर्ल्ड बैंक की जो मीटिंग्स होती हैं, इसके अंदर जितने IMF के मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके सेंट्रल बैंक से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोग वहाँ पे आते हैं। इसमें दुनिया में 180-90 कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन सब में आते हैं और उसमें कुछ 10-15 ऐसे मुल्क होते हैं जिनका IMF के अंदर प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वो तो ज़रूर आते हैं। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे सेंट्रल बैंक गवर्नर हमेशा इसमें जाते हैं और हमेशा इस पे अपनी मीटिंग्स करते हैं, साइड लाइन पे IMF से, बाकी लोगों से करते हैं। तो ये एक जनरल नॉर्म है दुनिया में, फाइनेंस मिनिस्टर्स का, सेंट्रल बैंकर्स का कनेक्ट होना, ग्लोबल पॉलिसीज़ को डिस्कस करना, रीजनल इश्यूज़ को, बायलैटरल चीज़ों की मीटिंग करना। तो ये सिलसिले में वो गए हैं और ये बिल्कुल एक नॉर्मल है। आप देखिए, हर फाइनेंस मिनिस्टर साल में 2 दफ़ा, एक दफ़ा ये मीटिंग्स अप्रैल में होती हैं और एक दफ़ा ये मीटिंग अक्टूबर में होती हैं। एक स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं और नहीं सर, बट माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट इसका एक मकसद ये भी होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक के जो हेड होते हैं, उनको मौका मिलता है कि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं उनसे साइडलाइंस पे गुफ्तगू करने का, कुछ IMF में किस किस्म के ख्यालात हैं पाकिस्तान के हवाले से, इन सब को जांचने का। इज दैट ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव? बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए, IMF के अंदर एक तो हमारी स्टाफ लेवल टीम है जिसके नेथन पोर्टर जो हेड है, उनके साथ तो इनका इंटरेक्शन मुसलसल चल रहा होता है। वो आते भी हैं, उनसे ईमेल पे, फोन पे हर वक्त ये कनेक्टेड रहते हैं। एक फिर उसके आगे IMF के 8 डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी 8 डिपार्टमेंट्स की 8 टीम्स हैं। आज लोग वो है जो मुख्तलिफ, जो उनके जब भी कोई प्रोग्राम जाता है तो उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एरियाज को टेस्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं, फिर ये बोर्ड पे जाता है। तो नेचुरली उन 8 तरह के डिपार्टमेंट में, जिसमें हर तरह के इकोनॉमी के और गवर्नेंस के इश्यूज आ जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनके साथ जो एक इश्यूज होते हैं उस पर बेहतर करते हैं। नेचुरली एक हेल्प तो करता है। दूसरा, ये एक अच्छी बात है कि कभी MD से रिक्वेस्ट भी कर देते हैं। तो अभी IMF का जो बोर्ड की अप्रूवल का जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो मीटिंग हो गई है, 9 तारीख को अनाउंस हो गई है। तो थोड़ा औरंगज़ेब साहब को क्रेडिट दे देते हैं कि जाने पे उन्होंने जरा दस्तक दी कि भाई जो बोर्ड मीटिंग 2 महीने से लटकी हुई थी वो हो गई। तो बहरहाल वो चाइना से कोई रोल ओवर के इश्यूज थे, मतलब वो फाइनेंशियल एश्योरेंस आ गई और हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, अब ये बताएं कि आने वाले बजट में, क्योंकि आज भी शहबाज राना साहब की बहुत तफसील से स्टोरी आई सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स की कितना बोझ है, बल्कि उन्होंने तो एक फिगर ये भी दिया कि शायद अगर जहां सैलरी क्लास जो है वो हर 100 रुपए में से 10 रुपया हुकूमत को दे रही है, तो जो ट्रेडर्स की क्लास है वो उसमें से 60 पैसे दे रहे हैं। तो सर, क्या हम अब कोई एक्सपेक्ट करें, कोई उम्मीद लगाएं कि आने वाले बजट में इसमें कोई तब्दीली आएगी या एटलीस्ट हम पे बोझ तो कम होगा? क्योंकि हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा बार बार ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह तो चुके हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है। आर दे गोइंग टू फिक्स इट? देखें, ट्रेडर के ऊपर 60 पैसे से ज्यादा तो नहीं होगा। इस पे हम थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं कि जो 10 रुपए जाते हैं सैलरी वाले के, ये शायद 9 रुपए पे रह जाए।
اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر کی کاسٹ ہے نا، اس میں بہت بڑا کمپوننٹ انٹرسٹ کا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ آپ کے سامنے 22% سے 12% پہ آ گئے ہیں، اور پرابلی ابھی 1-2% اور کم ہوں گے، تو وہ آدھا ریٹ بھی نہیں ہو گیا، تو کاسٹ وہ کافی ادھر سے سیونگ ہو رہی ہے ڈیٹ سروسنگ کی۔ اور دوسرا آپ کے جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ نیچے آئی ہیں کموڈیٹی، تو وہاں سے آپ کو ریونیو زیادہ مل رہا ہے، اور وہ حکومت اس پہ ریونیو بڑھا بھی رہی ہے۔ جیسے پیٹرولیم لیوی پہ 60 سے 70 کیا، تو اس سے آپ نے 1.70 روپے بجلی کم کی، پھر 70 سے 78 کیا، اس کو بجٹ کا استعمال کر رہے ہیں، پولیٹیکل اسٹینڈ میں بلوچستان پہ دے رہے تھے، خیر چھوڑیں اس کو۔ تو وہ ایک روم کریٹ کرے گا یہاں پہ چیزوں کا، جس کی وجہ سے آپ کو جو ٹیکسز جو آپ نے بے ہنگم طرح کے زیادہ لگائے ہیں اس کو شاید تھوڑا کم کر دیں، تو سیلریز میں کو اکا دکا تھوڑی کم ہو جائے گی۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ سیلری میں مارجنل سا ایک فرق آئے گا، 10 سے 9 روپے پہ آ جائے گا، بٹ ٹریڈر بڑھے گا نہیں، کیونکہ تھوڑی فسکل سپیس نکل آئے گی ان کے پاس۔ تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اگلے سال بھی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹو براڈن دا ٹیکس بیس، وہ اگر ہم پہ بوجھ کم کریں گے تو وہ صرف اس لیے کریں گے کیونکہ ان پر بوجھ کم ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ اکانومی کو کہیں انہوں نے صحیح سمت پہ ڈالا ہے ان ٹرمز آف اسٹرکچرل ریفارم؟ آپ کو اس حکومت سے امید ہے یہ کریں گے؟ آپ نے پیچھے کسی حکومت کو یہ کرتے دیکھا ہے؟ اگر ہے تو پھر میں بھی آپ کی طرح امید رکھتا ہوں۔ یہ تو پولیٹیکل کوشچن ہے جی، اکنامک کوشچن نہیں ہے براڈننگ کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کریں گے؟ اگر نہیں لگتا تو پھر مجھے بھی نہیں لگتا۔ اچھا سر یہ بتائیں نا کہ میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ سر ایک تو ٹریڈرز کا تو اس لیے بات آ گئی کیونکہ شہباز رانا صاحب کی سٹوری میں ذکر تھا، مگر دوسری طرف آئی ایم ایف سے جو کمٹمنٹ رہی ہے حکومت کی، اس کے تحت قانون سازی بھی ہو گئی ہے ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگانے کی، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا باوجود اس کے کہ سب صوبائی حکومتوں نے وہ جو بل ہے وہ پاس کر دیا؟ دیکھیں ایگریکلچر پہ آپ اس وقت ٹیکس لگانے آ رہے ہیں جب ایگریکلچر کے حالات بہت خراب ہیں۔ آپ نے پچھلے سال اناؤنس کی تھی کہ 3900 میٹ سپورٹ پرائس ہوگی، پرائسز 3000 پہ آ گئی تھی کیونکہ آپ نے امپورٹ کر دیا تھا یہ کیا۔ تو اس سال آپ کو پھر آپ نے فارمر کو آ کے اتنا آپ اگاؤ، فارمر نے اگایا، اور آپ نے اینڈ میں جو ہے جس وقت یہ کراپ جو ہارویسٹ ہو رہی ہے آپ نے اپنے اسٹاکس ریلیز کر دیے، پرائسز 2000 پہ آ گئی ہے، فارمر لاس کر رہا ہے، سارا کچھ ہے۔ تو انکم ٹیکس ایک تو دے گا کہاں سے؟ نمبر 1 ان سینٹیمنٹس میں یہ وہی سینٹیمنٹ ہو گئے کہ جس سال میں پاکستان میں پانی شارٹ ہے آپ کینال بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اسی طرح کا سینٹیمنٹ ہو گیا کہ جس سال میں ایگریکلچر میں لوگ لاس کر رہے ہیں آپ اس سال اسے ٹیکس کرنے کا بات کر رہے ہیں۔ ایک تو پرسپیکٹو اس کو سمجھیں۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی، آئی ایم ایف مان نہیں رہا تھا، تو انہوں نے ایک لا بنا دی ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ایک لیگل وہ کوئی رکھی ہے نا لکونات، وہ یہ ہے کہ وہ ریٹ ریگولیشن میں ڈال دی ہے کہ ابھی آپ جو ایکولنٹ کر دیں گے جی اس کے جو باقی انکم ٹیکس کی ہے 30% پلس سپر ٹیکس بلا 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 ڈیپینڈنگ اپون دا انکم اینڈ آل دیٹ، لیکن بعد میں جا کے اس کا ریٹ ریوائز بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سال وہ ریٹ بڑھا دیں گے، اس سال پیسہ ہی کسی نے نہیں کمایا ہوگا، تو اگلے سال جا کے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو آئی ایم ایف کی بات کچھ مان بھی لیں گے اور کچھ دامن بجا بھی لیں گے، بٹ جو ضروری بات ہے ایگریکلچر کے اندر بہت ساری اور انکم جو ہوتی ہے نا وہ بھی چھپی ہوتی ہے، کیونکہ ایگریکلچر بڑا والا بندہ وہ آرتی بھی ہوتا ہے۔ اس سال آرتی بھی لاس کر رہا ہے، یہ آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ آرتی کا اگر ڈیفالٹ اس سال میں ہوتا ہے اور جو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا، پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس کو بچانے کی کیونکہ انہیں پتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے، 2000 روپے قیمت لے آئے ہیں، آرتی ڈوب گیا تو آپ کا یہ سپلائی چین جو ایگریکلچر کا ہے نا اس میں بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ کرے نہ آئے گے، لیکن ہم ایک رسک پہ کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے یہ وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک۔ حکم دیتی ہے پلاننگ ڈویژن کو اور ارسا کو کہ جب تک آپ سارے صوبوں کو آن بورڈ نہیں لیتے، سب کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، آپ ایسے مسئلے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری خامخواہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس شخص کو جس نے اپنے پاور لوگوں کے حوالے کیے پارلیمنٹ کے تھرو۔ لوگوں کو تکلیف میں نہ لاؤ، روڈوں پہ نہ بیٹھو، جو نقصان معیشت کا ہو گیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پانی کے مسئلے کا سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان جو رہا ہے۔ گزشتہ روز
सिंध हुकूमत के कहने पर जो CCI का इजलास था वो भी बुलाया गया। उसमें ये पब्लिकली उसके बाद बताया गया कि जो नई कनाल्स का मौजू है उसको फ़िलहाल मौखर किया जाता है और जब तक सूबे जो है इत्तफाक नहीं करते तब तक वो नहीं बनेगी। इसके बाद होना तो यही चाहिए था कि जो सिंध में एहतजाज हो रहा है वो ख़त्म हो जाता। मुराद अली शाह साहब इस्लामाबाद से वापस भी गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपनी एक फ़तेह भी करार दे रही है, मगर सिंध में क्या सूरत हाल है कुछ वाज़े नहीं हो रहा। कुछ जगहों पे जो हड़ताल थी, जो धरने थे वो ख़त्म हो गए हैं, कहा जा रहा है कि रोड्स खुल गए हैं, मगर एक आध जगह पे अभी भी कहा जा रहा है कि रोड बंद है। इसके साथ साथ जो अपोजिशन की जमातें हैं और वकला हैं, गालबन उनको अभी सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बयान आया है उस पर भरोसा नहीं है। इसके साथ साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मुर्तज़ा अली भुट्टो के जो बेटे हैं जो एहतजाज में शामिल होते रहे हैं, उनकी भी एक वीडियो गुज़िश्ता रोज़ सामने आई जिसमें उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। वकला का मौक़िफ़ इस पे जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं काज़िम हुसैन साहब, इस प्रेसिडेंट हैं कराची बार के। वेलकम टू द शो काज़िम साहब। अब काज़िम साहब बताइएगा सर सबसे पहले कि अब इस वक्त आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है और फिर हम आपसे बात करेंगे कि इसमें सिंध में इस वक्त धरनों के हवाले से क्या हो रहा है। पहले बताएं सर, मौक़िफ़ आपका क्या है? देखिए, हम कराची से निकले थे तो दो एजेंडा लेके चले थे कि जो सिंधु इंडस्ट्री बस पे कैनाल बनाए जा रहे हैं कि कैनाल वो मनसूख करें और कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे जो सिंध में लैंड अलाट की गई है, जो जस्टिस से रिटायर मकबूल बाकर जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर था, 52,000 एकड़ गालबन उन्होंने अलाट की थी, जाने से 5 दिन पहले की थी। और अभी इस हुकूमत में मुराद अली शाह साहब ने भी 14,000 एकड़ जमीन जो है वो अलाट की हुई है, तो हम उसके खिलाफ आए थे तो एजेंडा लेके। तो एक तो टाइम बीइंग हमारी एक्सेप्ट हो गई है, बाकी दूसरी पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो हमारा धरना कायम है वहाँ। नहीं सर, तो आप फिर ये कह रहे हैं कि जो फैसला CCI में हुआ आप उस पे यकीन करते हैं, आपको सिंध हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पे भरोसा है कि वो कैनाल्स नहीं बनाएंगे। आपका अब जो मामला है वो ये है कि आपको जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए जमीन दी गई है, आप चाहते हैं कि वो जमीन वापस सिंध हुकूमत ले ले? जी, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे जो जमीन दी गई है वो फिलफोर वापस करें, क्योंकि जो कॉलोनाइजेशन एक्ट है 1912 का, उसके तहत बेजमीन हारियों को जमीन देनी है, ना किसी कंपनी को देनी है, तो हम उसकी भी मुखालफत कर दें। और जो इन्होंने वफाकी हुकूमत में जो कैनाल बनाने का मंसूबा मौखर किया है, उन्होंने ये लिखा है कंसेंसस से बनेंगे, उन्होंने ये नहीं किया है कि वो रद्द करते हैं और कभी नहीं बनेगा। वो कल बनाना चाहें तो बना सकते हैं, परसों बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उन्होंने टाइम बीइंग उसको डिफर किया हुआ है। जी। तो सर फिर ये बताएं, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट सर जो इतलात आ रही है वो तो यही है कि जहाँ जहाँ एहतजाज हो रहा था, धरने हो रहे थे, आप लोग ज्यादातर जगहों से उठ गए हैं और बाकी ऑपोजिशन की जमातें भी, क्या ये सही बात है? जी, हमने रात को ऐलान किया था कि 2 जगह और थी जो पंजाब के बॉर्डर थे वो बंद कर दिए थे, हमने वो खोल दिए थे, और बाकी एक जो मेन धरना है बबरलो पे वो हमारा अभी भी कायम है। तो सर इसकी क्या वजह कि 2 जगह से आप उठ गए, एक जगह पे आप अभी भी बैठे हुए हैं? गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया था, सिंध गवर्नमेंट ने, उनका वफद भी आज हमसे मिला है। अच्छा। तो इस वजह से हमने, नहीं तो हमारा लायामल था, प्लान बी था, वो अनाउंस करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया था, तो इस वजह से 2 जगहों से हमने धरना खत्म कर दिया। तो सर वो जो वफ्द आपसे मिलने आया वो क्या पैगाम लेके आया, कुछ आप तफसील हमसे शेयर करेंगे? हमने ड्राफ्ट बना के दिया है, वफ्द था होम मिनिस्टर और एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, सक्खर के मेयर भी हैं, तो ये दोनों के वफ्द आया था, मिला था हमारे हमसे, तो उनको हमने अपना ड्राफ्ट दिया था कि जितनी भी जमीन जो है कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे दी गई है सिंध में, वो फिलफोर कैंसिल करें आप। तो उन्होंने हमसे अश्योर किया है कि दे विल गोइंग टू कैंसिल इट, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग रखी है, उसमें इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे उनसे और उसके बाद डिटेल। तो सर ये अगली जो मुलाकात है या जब वो आपसे, वो कब है, कोई तारीख उसकी तय हुई है? अगले हफ्ते की डेट नहीं हुई है, अगले हफ्ते ही होगी डेट, हम 1-2 दिन में टाई अप कर लेंगे। तो सर तब तक ये जो आपका एक पॉइंट पे धरना है ये जारी रहेगा तब तक? अभी हम वापस जा रहे हैं, हमारी मीटिंग है वहाँ पे,
हमने एक कमेटी बनाई है, ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी, वो जो डिसाइड करेगी चलना, अगर धरना जारी रखने का मेजॉरिटी से फैसला होगा तो जारी रखेंगे, अगर खत्म करने का होगा तो खत्म कर देंगे। और सर ये बताइएगा कि क्या जीडीए आपके या जो अपोजिशन बाकी अपोजिशन जमातें हैं जैसे कि जीडीए, जेयूआईएफ, क्या वो आपके साथ हैं? उनका मौक़िफ़ फर्क है, आप जैसा ही है? देखें, हमने इसको इनिशिएट किया था, बाकी पार्टियों ने हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे सिंध में कॉम्प्रेस जमायतों ने, प्रोग्रेसिव जमायतों ने और जीडीए वाले भी थे। बिल्कुल अभी पता नहीं है, वो अपना मौक़िफ़ खुद बताएंगे। आपका उनसे राब्ता नहीं है, बार एसोसिएशन का उनसे? जी राब्ता था हमारा उनसे और राब्ता है भी। तो वो क्या जो धरने का पॉइंट है सर, वो बैठे हैं वहाँ इस वक्त आपके साथ या नहीं? उनके लीडरान तो आते और जाते थे, बाकी उनके कारकुनान हैं बिल्कुल हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।